सीधे बैठेंगे। ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. तो हठ योग में यहाँ जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ चल रहा है कि हठ योग या हठ अभ्यास के लिए मौसम कैसा होना चाहिए, ऋतु कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ताकि आपका योग सिद्ध हो जाए, आपका योग बिना रुकावट के चलता रहे, आपके अंदर शरीर में कोई व्याधि ना हो, कोई प्रमाद ना आए। इसलिए समय का चयन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का, अब योग में इस शब्द को यदि हम कई बार ऐसे लेते हैं कि जब योग होगा तो तब होगा, अर्थात जब समय होगा तो तब काम होगा। ठीक है, अभी योग ही नहीं बना है, अर्थात वो संयोग नहीं बना है। वो योग, दिशा, काल, ये सब इस समय के हिसाब से आप देखेंगे समय का इतना बड़ा महत्व है। तो जब कोई कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है या जब कोई कार्य का प्रारंभ शुभ मुहूर्त के साथ या शुभ समय में किया जाता है तो उस कार्य का सफल होना निश्चित हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए हठ अभ्यास के लिए भी या योग के लिए भी, किसी भी तरह की आप योग साधना कर रहे हों तो इसमें योग साधना में काल का और ऋतु का, समय का और ऋतु का बड़ा महत्व है। क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए एक सही और उचित समय का होना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर आप योग कर रहे हैं, हठ अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आप दोपहर को करने लगें, धूप में करने लगें, बारिश में करने लगें, या कुछ ऐसा ऊट पटांग चीज़ों का ऊट पटांग समय में ऊट पटांग स्थानों पर करने लगें, तो वो उचित नहीं जान पड़ता और ना ही वो उचित होता है। उससे योग साधना सफल नहीं होती। ठीक है, इसलिए योग साधना को स्टार्ट करने के लिए भी ऋतु और समय का ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि बताया गया है कि काली ही नाम भगवान स्वयंभूर्णादि मध्य निहाने, मतलब कि काल अर्थात समय ही स्वयंभू है, समय ही स्वयंभू है और अनादि, मध्य रहित और अनंत भी है। इसलिए महर्षि घेरंड ने पहले स्थान और फिर काल, पहले स्थान का चयन किया, पहले स्थान के बारे में बताया और फिर उसका काल का चुनाव पर बल दिया कि कैसे किस काल को चुना जाए योग की शुरुआत के लिए या योग को प्रारंभ करने के लिए। तो सामान्य रूप से योग के लिए जो स्थान बताए हैं और नियम बताए हैं, वो आप समझें कि योग का जो अभ्यास है वो सबसे उत्तम कब होता है? सूर्य उदय से 1 से 1.5 घंटे पहले आप योगाभ्यास कर सकते हैं, वो सर्वोत्तम समय बताया गया है। और ध्यान का अभ्यास तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अर्थात जब तक सूरज ना निकले या ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो तभी आपका ध्यान का सबसे ज़्यादा अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त। ध्यान का अभ्यास बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है। वातावरण भी समान होना चाहिए। जब आप योग का अभ्यास कर रहे हैं तो वातावरण समान का मतलब होता है, सम वातावरण का मतलब होता है ना तो बहुत अधिक ठंड लगनी चाहिए आपको उस वक्त, ना बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए,
वातावरण में, अर्थात जो एक योग है हठ, जिसको हॉट योगा बोलते हैं, विक्रम योगा, ठीक है, अमेरिका में चलता है। विक्रम नाम के योगी थे, उन्होंने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो वो टेम्परेचर बहुत हाई कर देते थे रूम का, और हाई टेम्परेचर में योग कराते थे, ठीक है। तो लोगों को तो, वहाँ के लोगों को तो बड़ा पसंद आया, और अभी भी बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं। बाद में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हुई, आप उसको गूगल में पढ़ लेना, ठीक है। तो विक्रम योग जो हठ योग है, जो हॉट योगा था, तो यहाँ उसका खंडन हो जाता है, ठीक है, इस शास्त्र के अनुसार, गैरेंट शास्त्र के अनुसार, हठ प्रदीपक के अनुसार। तो इसलिए कुछ भी आप कर लें योग में, तो वो योग की साधना नहीं है, वो एक तरह से एक्सरसाइज या व्यायाम बन जाता है, और व्यायाम की अलग अलग विधियां बन जाती हैं, योग नहीं रहता। इसलिए योग के लिए तो सम वातावरण होना चाहिए, ना बहुत अधिक ठंड होनी चाहिए, ना बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा वातावरण होना चाहिए। तो हठ अभ्यास में ऐसे बहुत से अभ्यास हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं कर सकते आप, और ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे कुंजल हो गया, संघ प्रक्षालन हो गया, या और ऐसी क्रियाएं हो गई जो समय के हिसाब से देख के की जाती हैं। आप किसी भी वक्त संघ प्रक्षालन नहीं कर सकते, किसी भी समय में आप कुंजल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की और भी क्रियाएं हैं, कब जल नीति करनी है, कब नहीं करनी है, कब रबड़ नीति करनी, कब नहीं करनी, कब बस्ती क्रिया करनी, कब नहीं करनी है, कौन सा मौसम सर्वोत्तम रहता, कौन सा मौसम मतलब ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए समय का बड़ा महत्व है और ऋतु का बड़ा महत्व है, ठीक है। दूसरा, खुले स्थान में, जैसे कि बहुत ज़्यादा हवादार जगह हो, तेज हवा चल रही हो, वर्षा ऋतु हो, इनमें भी आपको योग अभ्यास को आरंभ नहीं करना चाहिए। इनमें भी आपको योग की जो विद्याएं हैं या योग की क्रियाएं हैं, इनमें ऐसी जगह पे भी नहीं करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा एकदम खुले में हो, तेज हवा चल रही हो। हाँ, हवा नहीं चल रही हो तो वो ठीक है, हवादार होना ठीक है, लेकिन तेज हवा चलना ठीक नहीं है, उसमें बाधा पड़ती है योग में। वर्षा ऋतु में भी यदि आप करेंगे तब भी बाधक होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में आप देखेंगे कि बहुत सारे जीवाणु, कीटाणु बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो जहां आप कर रहे हैं वहां उसका प्रभाव ना हो, या तो, ठीक है, क्योंकि ये ग्रंथ जो लिखे गए हैं पहले लिखे गए हैं, इतनी सुख सुविधा नहीं थी। आज तो घरों में एसी चला लेते हैं, और शहरों में तो आप देख रहे हैं कि एयर प्योरीफायर भी आ गए हैं, ठीक है, मतलब कि हवा को भी शुद्ध करने वाले कुछ चीज यंत्र आ गए हैं, ठीक है। ये सब यंत्र नहीं है, षड्यंत्र है, इनको यंत्र ना माने। तो इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार हमको करना चाहिए। दूसरा, बंद कमरे में कभी योग नहीं करना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद करके कभी अभ्यास नहीं करना चाहिए, अर्थात वहाँ वेंटिलेशन हो, थोड़ा ऑक्सीजन का आना जाना हो, ठीक है, इस तरह से। और ना ही खाने के तुरंत पहले, कि बस अभी करते ही योग योग करते ही खाना खा लिया, इतनी भूख लगी थी कि जैसे योग किया तुरंत 5 मिनट बाद खाना खा लिया। कम से कम आधा घंटे का गैप होना चाहिए आपके योग के करने के बाद और खाना खाने में। और इसी तरह से खाने के तुरंत बाद भी योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, हठ अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसमें ना तो अभ्यास ही सही होगा और ना ही खाना ही पचेगा। खाने का भी मतलब पेट भी खराब हो सकता है आपका, और आपकी पाचन क्रिया खराब हो सकती है, आपका सारा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो ये समझ के चलिए आप। तो इसलिए योग अभ्यास के लिए बहुत सारे ऋषियों ने, सब ने, हाँ जी, कुछ बोल रहे थे। खाने के बाद कितना समय होना चाहिए? आधा घंटा मिनिमम। नहीं, वो तो पहले का है ना। खाने, अच्छा, खाने के बाद 3 घंटे, ठीक है, 3 हो 3.5 हो चलेगा, 3 घंटे तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने खाना खाया तो उसके बाद लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे का समय हो, 3 घंटे का तो मिनिमम ही हो। जैसे आपने 1 बजे खाया तो 5 बजे योग करें, या 2 बजे भी खाया तो तब भी 5 बजे कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि खाने का भी विधि बताई गई है, आप इसमें आएगा भी, आगे भी आएगा, खाने की विधि बताई गई कि कितना खाना है। योग अभ्यासियों को अपने पेट को फुल नहीं भरना होता। या यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी ही खाएं मैक्सिमम, यदि ज्यादा से ज्यादा खानी है तो। बाकी विधान तो आधा पेट भरने का है। जितनी भूख है आधा पेट भरें, आधा पानी के लिए खाली छोड़ें और आधा हवा के लिए खाली छोड़ें। तो आपको कभी आलस नहीं आएगा, भोजन जल्दी पचेगा और भूख भी खुल के लगेगी आपको। और कभी भी ये विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब आपको भूख लगे तेज, तभी खाएं। अब कारण क्या होता है यहाँ पे, आजकल क्या होता है कि हम बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमको कभी भी तेज खुल के भूख नहीं लगती। तो तेज जब खुल के भूख नहीं लगती तो जो जठराग्नि है आपकी वो बहुत मंद रहती है, अर्थात अग्नि मंद रहती है। और मंद अग्नि जो होती है वो बहुत परेशान करती है, ठीक है। वो ठीक है। अब आ रही है आवाज, आ रही है? वो चली गई ना लाइट, और यहाँ वाईफाई चला जाता लाइट जाते ही। ठीक है, तो अब ऑनलाइन है सब, आवाज आ रही है? ठीक है जी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि खाने का तो इतना ध्यान रखना है आपको कि खाना खाएं तब जब बहुत भूख लगे आपको। अगर भूख नहीं लग रही तो शरीर को जरूरत नहीं है, या तो आप बीमार हैं या शरीर को जरूरत नहीं है, दो ही चीजें हो जाएंगी। और यदि बिना जरूरत के आपने खाना खाया तो अजीर्ण या अपच का रोग हो जाता है। इसलिए जब आपको खुल के भूख लगे, आप इतना गैप रखें खाने में कि आपको खुल के भूख लगने लगे, अर्थात 3-4 घंटे तक कुछ खाए ना, पेट में कुछ डाले ना। अगर आपने, यदि आपको नाश्ते की और डिनर, लंच की और डिनर की आदत पड़ी हुई है, तो नाश्ता यदि आप 9 बजे कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 बजे तक कुछ ना खाएं, खुल के भूख लगने दें। उसके आधा घंटे पहले आप सलाद वलाद और ये कुछ खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं दोपहर को, तो जो भूख बढ़ाती है और रुचि करती है, रुचिकर होती है छाछ, मतलब इंटरेस्ट जगाती है अपने भूख में और खाने में। तो इस तरह से नियम बना लेंगे तो आपको खुल के भूख लगेगी। और जब आपने डिनर कर लिया तो उसके बाद ऐसा नहीं कि चलो आइसक्रीम खा के आ जाते हैं, अब तो डिनर हो गया है, ठीक है, चलो थोड़ा मिठाई खा, गोलगप्पे खा के आ जाते हैं, थोड़ा चाट पकौड़ी खा के आ जाते हैं। डिनर करने के बाद भी खाते फिर रहे हैं लोग, सोचो, ठीक है, तो कैसी हालत होगी। वहां तो बताया गया है कि भाई आधा खाओ पेट भूख से भी, और यहाँ पेट पहले भर लेते हैं और फिर उसके ऊपर भरते हैं, ठीक है। तो कितना सुधार हो सकता है सेहत में, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। तो योग कहाँ से होगा? सुबह तो फिर आलस ही आएगा, यार अब क्यों उठे, आप बेकार में सुबह बस सोते ही रहो। नहीं तो यदि आपने हल्का खाया ना शाम को, मान लिया 50%, चलो दिन में आप खा सकते हो, लंच में खा सकते हो आप 75%। 4 रोटी की भूख है तो 3 खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पच जाएगा वो, क्योंकि शाम तक दिन का सूरज है, सूरज के हिसाब से चलता है सिस्टम। शाम को आप आधा खाएं, और जब आप आधा खाएंगे तो आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी और आपके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी। ज्यादा खाने से ऐसा नहीं कि ज्यादा खाने से ज्यादा एनर्जी आती है, बल्कि लिमिट में और कम खाने से ज्यादा एनर्जी आती है। आपका शरीर एक्टिव रहेगा, तंदुरुस्त भी रहेगा, सारे ऑर्गन भी अच्छे से काम करेंगे। प्रेशर नहीं डाल रहे ना मशीन में आप ज्यादा, ठीक है, आप ज्यादा मशीन में प्रेशर डालोगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए योग अभ्यास के लिए उचित समय की व्यवस्था की गई है। काल का निर्णय करना चाहिए, ऋतु का निर्णय करना चाहिए। काल का निर्णय हो जाए, ऋतु का निर्णय हो जाए, तो ही योगाभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए, ये बताया गया है। तो तब उपद्रव नहीं उत्पन्न होंगे, अर्थात कोई शरीर में कोई ऐसी ज्यादा व्याधियां उत्पन्न नहीं होंगी।
तो बताया गया है, महर्षि गेरंड कहते हैं, बसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभ समाचरेत तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेद ध्रुवम। महर्षि गेरंड कहते हैं कि बसंत ऋतु और शरद ऋतु योग अभ्यास करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, मतलब योग अभ्यास का मतलब, प्रारंभ का मतलब होता है जो शुरुआत कर रहे हैं, योग की जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, अर्थात इस समय पे सबसे अच्छा रहता है योग अभ्यास प्रारंभ करना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बसंत ऋतु है और जो शरद ऋतु है, इस जैसा मौसम जहां भी आपको मिले, जरूरी नहीं कि बसंत में ही बसंत का मौसम मिलेगा। आप सियाचिन ग्लेशियर में चले जाएंगे तो वहां बसंत का कोई मौसम मिलेगा, ठीक है, तो वहां तो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो विधि यही बताई गई है कि जब मान लो घर में भी है तो घर में ऐसा वातावरण रहे कि आपको इस तरह का टेम्परेचर मेंटेन रखें। तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु, ये दो ऋतुएं बताई गई हैं कि योगाभ्यास इन ऋतुओं में आरंभ करना मिलता है, करना चाहिए। और यदि इन दो ऋतुओं में आरंभ करेंगे तो अभ्यास करने से सिद्धि जल्दी मिलेगी, साथ में ही रोगों का मतलब विनाश होगा या निवृत्ति होगी, ठीक है, रोगों से हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो बसंत ऋतु का मतलब बसंत, चैत्र, बैसाख का जो समय होता है, चैत्र का, बैसाख में, ठीक है, ये चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ये सारे जो महीने होते हैं, तो उसमें से जो चैत्र, क्योंकि चैत्र से शुरू होता है हमारा ईयर जो होता है, वर्ष जो शुरू होता है चैत्र से शुरू होता है। तो चैत्र का महीना मतलब बसंत ऋतु का महीना, और उससे अगला महीना थोड़ा 15 दिन पहले, थोड़ा 15 दिन बाद, ये मान के चले, तो उसमें, और बसंत ऋतु आती है उसमें करना चाहिए। शरद, अश्विन, कार्तिक, शरद ऋतु अश्विन और कार्तिक में आती है, अगन और कातक जो बोलते हैं, ठीक है, इन महीनों में शुरू करना चाहिए, अर्थात शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये दो ऋतुएं योग अभ्यास शुरू करने के लिए बड़ी अनुकूल हैं, उपयुक्त हैं। ना इस वक्त ना ज्यादा अधिक ठंड होती है, प्लेजेंट मौसम होता है, जिसको प्लेजेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, अच्छा मौसम होता है, ना अधिक गर्मी होती है, अधिक वेग से वायु भी नहीं चलती है, और वर्षा का वेग भी नहीं होता है। तो शरीर के लिए जो आवश्यक है, वो जो भी अभ्यास करते हैं उनके शरीर पर और मन पर अगर विपरीत परिस्थितियों में करते हैं तो मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम उस वातावरण में करें, उस जगह पे करें जहां हमारा मन भी सहज में हो, शरीर भी सहज हो, और कोई समस्या ज़्यादा ना हो, परेशानी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इस मतलब समय का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का हमको सामंजस्य बिठाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और यदि हम सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और शरीर और मन, फिर दोनों को तकलीफ सहनी पड़ती है। सही मौसम में योग का अभ्यास प्रारंभ करने से जो शरीर में होने वाले परिवर्तन है वो साधक उनको सहन कर लेता है, और उसमें सहनशीलता बढ़ती है और सामर्थ्यवान भी होता है, अर्थात सामर्थ्य भी बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और सामर्थ्य बढ़ती है। तो इसलिए हमको योग अभ्यास का बहुत उचित ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। जो कर रहे हैं पहले से ही, जो रूटीन में है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर मौसम में करें, क्योंकि उनको समझ है, सारा डेवलप है, शरीर को एक आदत पड़ गई है योग करने की, एक सिस्टम बन गया है, तो उसको वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, जैसा अभी मौसम आने वाला बेस्ट मौसम है, ठीक है, अभी बारिश भी कम होनी शुरू हो जाएगी और मौसम भी थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो अब ये सबसे बढ़िया और मतलब बेस्ट मौसम किसको कह सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में तैयार हो जाएंगे आप, और आगे आने वाले मौसम में कठिन अभ्यासों के लिए आपका मन भी और शरीर भी दोनों मतलब स्वीकार्य फॉर्म में रहेगा, एक्सेप्टेंस वाला सिस्टम बन जाएगा। तो इसलिए योगाभ्यास के लिए गेरंड संहिता में बताया गया है, ये भी गेरंड संहिता का और भी बताया गया है इसमें,
यदि और मौसम की बात करें तो हेमंत शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतोच तथा योगा आरंभ न कुर्वीत कृत्य योगे ही रोगदः। अर्थात जो हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योग अभ्यास आरंभ इनमें नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास रोग प्रदायक होते हैं। इनमें यदि आप अभ्यास करते हो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इनमें अभ्यास, इसमें भी आप यहाँ देखेंगे, इसमें तो क्योंकि एकदम एग्जैक्ट बताया गया है गहरे संहिता में, लेकिन हेमंत और शिशिर ऋतु में भी आप उसके शिशिर के शुरू होने पर आप कर सकते हैं और हेमंत के शुरू होने में भी कर सकते हैं। क्योंकि हेमंत आपका दिसंबर में खत्म होता है 20-22 दिसंबर तक, और शिशिर लगभग मार्च में खत्म होता है। तो जब शुरू हो शिशिर तो तब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लेट कर दें आप, तो ज़्यादा ठंड हो जाती है। अब ध्यान देना पड़ेगा कि इस मौसम में कौन कहाँ पे स्थित है। तो जैसे आप दक्षिण भारत में हैं या पश्चिम भारत में हैं जहाँ समुद्र तट वाले एरिया हैं, तो उनमें तो ऐसा कोई मतलब गर्मी तो वाला मौसम तो रहता है, वर्षा वाला मौसम उसमें तो बिल्कुल ही नहीं करना, शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन बाकी मौसम तो वहाँ ज़्यादा अच्छे ही रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। उत्तर भारत में अलग, क्योंकि देखना पड़ेगा आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आप निर्णय लेंगे। मेन कहने का मतलब है कि जो वातावरण अनुकूल हो आपके उसमें करना चाहिए शुरुआत। फिर तो जब आपको आदत पड़ जाएगी और आपका शरीर भी ऐसा आदी हो जाएगा, वातावरण भी को भी झेल सकता है, तो फिर आप बड़े बड़े अभ्यास भी कर जाएंगे। तो यदि मौसम का ध्यान नहीं रखेंगे तो मौसम स्वास्थ्य की दृष्टि से जो मौसम है ना, शिशिर हो गया, गर्मी होगी, वर्षा होगी, हेमंत होगी, ये थोड़े कष्टदायक होते हैं योग अभ्यास शुरू करने के लिए। इन ऋतुओं में नॉर्मल समस्या आती है, सर्दी होती है, ज़्यादा पसीना आता है, फुंसी फोड़े होते हैं, बुखार होते हैं, जुकाम होते हैं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि यदि आपने अभ्यास शुरू किया तो वो पूर्ण होए। अर्थात जब भी हम गलत मौसम में अभ्यास करेंगे तो हमको मतलब मौसम के प्रभाव की वजह से जुकाम सर्दी हो सकता, तो आपका अभ्यास रुक सकता है। इसलिए रुके ना। उस मौसम में बहुत कम बीमारी होती है, बसंत में भी और शरद में भी, तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं एक तरह से। और फिर आप जब बीमारियां खत्म हो जाती है तो आप भी बीमार नहीं होंगे, तो योगाभ्यास भी आपका अच्छा चलता रहेगा। ठीक है। इसलिए जो पुराने अभ्यासी हैं, जो पहले से अभ्यास कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताया गया है कि तदा योगो भवते सिद्धो विनायसने कथ्यते। अर्थात अभ्यासी साधकों के लिए अभ्यास में कोई ऋतु बाधक नहीं हो सकती। तो यही बताया ना, जो शुरू करने के लिए है। और अगर आप अब योग अभ्यासी हैं पहले से ही, तो उनके लिए बताया गया कि उनके लिए कोई भी ऋतु बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि पुराने अभ्यासियों का जो शरीर है वो और मन है वो परिवर्तन के लिए पूर्णतः तैयार रहता है और तत्पर रहता है। तो उनका अभ्यास के द्वारा उनका शरीर और मन पे पूर्ण कंट्रोल हो जाता है और पूर्ण रूप से वो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो चुका होता है उनका सिस्टम। और इसलिए पुराने अभ्यासियों के लिए कोई भी ऋतु बाधक नहीं बनती, कोई भी समय बाधक नहीं बनता। ये शुरुआत करने वालों के लिए बताया। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। बाकी को मेन कंसेप्ट है आपका वो उस मौसम के हिसाब से, उस वातावरण के, और बीमारी ना हो उसको ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए मेनली ये है कि योगाभ्यास में भी प्राणायाम का अभ्यास, उसका शरीर पर बहुत अधिक और जल्दी प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का। और प्राणायाम का प्रभाव गर्म, ठंडा और समकारी तीनों होते हैं। शीतली प्राणायाम करोगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा। ठीक है। भस्त्रिका करोगे, कपालभाति करोगे तो गर्म हो जाएगा। अनुलोम विलोम करोगे तो समकारी हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है। इसलिए प्राणायाम से भी आपके शरीर में परिवर्तन आता है, टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। ठीक है। 5 मिनट भस्त्रिका किया तो आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, ठंड लगनी बंद हो जाएगी। और 5 मिनट शीतली किया या शीतकारी किया
तो गर्मी में भी हो सकता है ठंड लगनी शुरू हो जाए। तो इसलिए ठंड के मौसम में गर्म प्रभाव वाले और गर्मी के मौसम में ठंडे प्रभाव वाले प्राणायाम से शरीर और मन संतुलित अवस्था में रहते हैं। समझ गए नहीं? अर्थात जब गर्मियां हो ज्यादा तो आपको शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी ऐसे प्राणायाम या अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम ज्यादा करने चाहिए। और जब आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो फिर भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, उसको प्राणायाम भी आप कह सकते हैं, वर्तमान में तो सब कहते ही हैं, बाकी वो षटकर्म है। और इसी तरह के आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, तो उस तरह के आप या कुंभक लगा के प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो आपको मतलब सही रहेगा। तो इस तरह से आप प्राणायाम को भी ऐसे चयन कर सकते हैं, गर्मी में, सर्दी में, इस तरह से करना चाहिए। तो समकार्य प्राणायाम जो होते हैं वो किसी भी अभ्यास में किए जा सकते हैं, किसी भी ऋतु में किए जा सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, ये प्राणायाम हो गए, ये आप किसी भी उसमें कर सकते हैं। समझ गए? इतना समझ गए आप लोग कैसे करना है, किस समय पर करना है, किस तरह से करना है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी कुछ यदि कोई प्रश्न रहेंगे तो पूछ लीजिएगा। इसलिए बताया जाता है कि इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब हमारे गुरुदेव की भी परंपरा है, बाकी संतों की भी, औरों की भी परंपरा रहती है कि हमारा प्राणायाम मतलब सूरज निकलने से पहले हो जाए, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में पहले, सबसे पहले प्राणायाम करें, ध्यान कर लें, उसके बाद आसन वगैरह करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि उस वक्त में सम जैसा मौसम रहता है, और यदि ठंड होती है तो आप कंबल ओढ़ के करें। ठीक है? ब्लैंकेट ओढ़ लें, अपने शरीर को थोड़ा सा टेम्परेचर के हिसाब से रखें। ठीक है? अब आहार विहार की बात करेंगे तो इसमें कुछ समय का बताया है कि प्रातः करना चाहिए, शाम को कोई ज्यादा प्रेफरेबल होता है? कोई बताया तो है, सबसे सुबह, शुरू में सुबह सुबह सूरज निकलने से 1-1.5 घंटा पहले से कर सकते हैं आप, और चाहे तो सूरज निकलने के थोड़ा बाद तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो उस तरह, क्योंकि गर्मी में यदि आप करेंगे तो आप सुबह उठ जाएं 4 बजे, ठीक है, 4, साढ़े 4 बजे उठ जाएं। अब जल्दी सूरज निकल जाता है तो 7:30 तक, 8 तक भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे तो जल्दी उठ के जल्दी कोशिश करी जाएगी तो वो सूरज निकलने से पहले आपका सारा योग अभ्यास हो जाएगा। ठीक है? ऐसे तुम, और सबसे जब से उत्तम जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है, अर्थात सुबह का ही समय सबसे उत्तम होता है, ये बताया है। क्लियर है? तो अब चलते हैं खान पीन पे, खाने की बात करते हैं अब। ठीक है? योग में खाने पीने का, अर्थात आहार विहार का शरीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत प्रभावकारी होता है आपका खान पीन। ठीक है? उस दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। तो शरीर पर इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और योग की परंपरा में तो इसका बहुत ही महत्व है। योग की परंपरा में आहार विहार का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छा मन चाहता है तो उसको बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है, आहार का भी, विहार का, मतलब खाने पीने का भी, और चलन चाल चलन का भी, सब चीजों का, मन का भी। तो योग साधक और जो सामान्य व्यक्ति, दोनों के लिए जो उचित आहार हो वो पौष्टिक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, और सात्विक होना बहुत जरूरी है। सात्विक हो, ये आवश्यकता होती है। पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, सात्विक हो, गरिष्ठ ना हो, और भूसा जैसा ना खाएं। ठीक है? ऐसा ना खाए जो शरीर को हानि करे, वैसा ना खाए, जो मन को हानि पहुंचाए वैसा ना खाए। और इसलिए जब हम अपना मेटाबॉलिज्म सही रखना होता हो तो उसके लिए हमको नियमित
और संतुलित आहार होना चाहिए। हमारा आहार विहार नियमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी सही काम करेगा। ठीक है। तो योग ग्रंथों में, आयुर्वेद में भी हर जगह पे मिताहार का वर्णन किया गया है। मिताहार का मतलब होता है अल्पाहार, मतलब कम आहार, मात्रा में कम हो और पचने में आसान हो, ऐसे आहार को मिताहार कहते हैं। मात्रा में कम हो और पचने में आसान हो, ऐसे आहार को हम मिताहार कहते हैं। द्वो भागो पूर्ये दन्यस्त्यो नैकम प्रपूर्यते वायो संचरणार्थाय चतुर्म भविशेषयेत। बताया गया है कि 2/4 ठोस आहार, 1/4 द्रव्य पदार्थ और 1/4 वायु पदार्थ से हमको अपना पेट भरना चाहिए। अर्थात 100% में से 50%, 2/4 मतलब 50%। ठीक है, 50% में आप भोजन करें। ठीक है, और खाना खाए प्रॉपर तरीके से, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना है आपको, और 1/4 आप उसमें लिक्विड, आपने सूप पिया हो या आपने पानी पिया हो या ऐसा कोई जूस पिया हो साथ में, या छाछ पी हो साथ में, उसको मान लो 1/4, और बाकी 1/4 खाली छोड़ दो, ताकि उसको मूवमेंट के लिए, हवा के लिए, मूवमेंट के लिए भोजन को जगह मिले। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो मतलब मन है, शरीर है, पोषण के साथ साथ एक्टिव रहेगा और चेतन रहेगा। ज़्यादा जागरूक रहेंगे आप, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, थकान भी कम होगी, एनर्जी हाई रहेगी, इस तरह से। तो मिताहार का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है योग में, क्योंकि आहार जो है शरीर का पोषण करता है। अब केवल शरीर का पोषण ही नहीं करता आहार, कि हम तो फिजिकली देखें या इस वर्ल्ड में देखें तो शरीर का पोषण तो करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में ये आहार जो है मन का पोषण भी करता है। आपके खाने की वजह से, आप खाते हैं ना, कई बार ऐसा बोलते हैं ना, भाई खा तो लिया, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। इतना बढ़िया खाना बनाया है आज तो, पेट भर गया बस मन नहीं भरा, ऐसा मन कर रहा और खा लिया जाए। ठीक है, तो शरीर की तो पूर्ति हो गई, मन की पूर्ति नहीं होती, अर्थात आपका मन भी खा रहा है खाना। ये तो सामने से सामने एग्जाम्पल है कि साथ में मन भी खाता है। तो इसलिए पोषण आपके शरीर को भी मिले और पोषण आपके मन को भी मिले, ऐसा अन्न, ऐसा खाना आपको खाना चाहिए। इसलिए स्थूल अन्न के स्थूल भाग से शरीर का पोषण होता है और सूक्ष्म भाग से मन का पोषण होता है। अन्न के स्थूल भाग से आपका शरीर का पोषण होएगा और उसके सूक्ष्म भाग से, उसमें जो तत्व विराजमान है, उसके अंदर जो वो शक्ति है, पावर है, क्या परिवर्तन लाएगी, वो मन का पोषण होगा। इसलिए कहा जाता है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया, मन तक का परिवर्तन हो जाता है खाना खाने से। ठीक है, जैसे कि आपको एक कहानी बताई थी कि भाई कोई त्यागी, इन्होंने अपना पूरा त्याग करके अपना आ गए और गए भिक्षा मांगने, तो भिक्षा का जो खाया अन्न, तो उनके मन में चोरी की भावना आ गई। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया उन्होंने चोरी कर डाली। ठीक है, बिना पूछे चीजें ले डाली। बाद में उनके गुरु ने पता लगाया कि भाई क्या चक्कर रहा, तो पूछने गए इसके घर पे, तो बताया कि ये तो चोरों का घर है जी, यहाँ तो चोरी करके आता है खाना, हमारे पति चोरी करते हैं। तो उनके मतलब उस खाने से सोचिए कितना मन में परिवर्तन आ गया, उनका तो भाव ऐसा भी नहीं था। तो ऐसे खाना खाने से, ऐसे भाव के बनाने से, कि आप किस भाव से खाना बना रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं, किस कमाई का खा रहे हैं, कैसी कमाई का खा रहे हैं, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है, बड़ा ही फर्क पड़ता है मन पे। इसलिए सूक्ष्म भाग होता है ना, भोजन का सूक्ष्म भाग जो होता है वो मन पे असर डालता है।
तो योग साधना शरीर के द्वारा की जाती है और योग साधना का जो आधार शरीर है और उसका जो सूक्ष्म तत्व है वो मन पे जाता है। तो शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। आहार संभवम वस्तु रोगाश्चाहार संभवः, अर्थात शरीर आहार से ही उत्पन्न हुआ है और सभी रोग भी आहार के दोष से ही होते हैं। सोचिए, ये चरक संहिता में कहा गया है बात। महर्षि चरक ने कहा कि जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर आहार से ही उत्पन्न हुआ है, भोजन से ही उत्पन्न हुआ है, और लेकिन सारी बीमारियों की जड़ भी भोजन ही है। सोचो, आजकल जितनी बीमारियां हो रही हैं वो खान पान से तो हो रही हैं। तो किसी व्यक्ति के लिए जो आहार है वो लाभप्रद होता है, उसको हम पथ्य आहार कहते हैं। अगर कोई आहार किसी व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो तो उसको हम पथ्य आहार कहते हैं। और जो आहार लाभप्रद नहीं होता, जो लाभ नहीं देता आपके शरीर को, हानि पहुंचाता है, उसको अपथ्य आहार कहते हैं। ठीक है। अब रोज खाने लगो आप चाउमीन, रोज खाने लगो आप बर्गर, रोज खाने लगो आप पिज्जा, ठीक है, तो आपको भी खुद पता चल जाएगा कितना स्वास्थ्यदायक है। इतनी बड़ी बड़ी ऐड देख देख के जो आप जाते हो, फेविकोल चिपका होता है वो जिसकी ऐड बनती है पिज्जे पे, चीज नहीं होता। फेविकोल लगा के तब सूट करते हैं उस पर, ठीक है, केमिकल लगा, नहीं तो जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम में भी आइसक्रीम को ही होते है जब सूट होता है, तो केमिकल होता है जो पिघले ना, नहीं तो घंटों तक शूटिंग चलती है तो कई बार आइसक्रीम खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको लेकिन ललचा देते हैं। अब सोचिए, जो विमल गुटखा का ऐड कर रहे हैं लोग, अब वो क्या विमल गुटखा खाते होंगे? आप उनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए, मतलब, और उनको देख के कितने लोग खाते हैं विमल गुटखा, सोचिए। ठीक है, विमल हो गया या पता नहीं क्या केसर वाला बड़ी ऐड लगी रहती है, ठीक है, मतलब हीरोपंती दिखा के, दो उंगली दिखा के ऐसे करते हैं। तो वो आप सोचिए, वो खाते होंगे क्या गुटखा? जिसकी वो ऐड कर रहे हो वो टच भी नहीं करते होंगे, बस पैसे लिए उन्होंने। जो कोल्ड ड्रिंक की ऐड करते हैं वो कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं खाते होंगे, ठीक है। तो आप सोच लीजिए। और आजकल तो जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे जो आते हैं वो भी ऐड करने लगे हैं, जो इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं आजकल आप, ठीक है, वो भी तेल बेचने लगे हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बेचने लगे हैं, दवाइयाँ बेचने लगे हैं। तो वो भी कि भाई लोग इनकी बात सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो अच्छा भाई चलो, कम से कम 10 लाख फॉलो करते होंगे, कम से कम 100 लोग तो खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट इनके कहने से। ना उन्होंने प्रयोग किए हुए होते और ना उसके कोई प्रैक्टिकल होते, तो इसलिए बड़ा हानिकारक हो जाता है। तो आहार का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपका खुद का विवेक होना चाहिए, खुद का निर्णय होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हो सकता है, चलो, हालांकि वो भी बहुत नुकसान कर जाता है, लेकिन फिर भी चलो, आजकल संसार ऐसा ही है, तो इतना भी बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी चीजें हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें बस आपका मन रमने लगे, ठीक है, उस वही लालच पड़ जाए, कभी ना खाएं, ठीक है। तो इसलिए जो पथ्य होता है, जो पथ्य आहार ही हितकर आहार होता है और अपथ्य आहार ही अहितकर आहार होता है। क्योंकि भोजन जो है मन के लिए प्रसन्नता का कारण बनता है, भोजन मन के लिए प्रसन्नता का कारण बनता है और शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। तो भोजन पथ्यकारी कैसे होगा? जब उसकी मात्रा सही होगी, जब उसका काल समय सही होगा, जब उसकी क्रिया सही होगी, कैसे बनाया गया, किस भाव से बनाया गया है, जब उसकी भूमि सही होगी, कहाँ पे बना है, किस एरिया में बना है, किस क्षेत्र में बना है, कौन सा बना है। उल्टा चल रहा आजकल तो, कश्मीर में भी लिखा मिलेगा कश्मीर का मशहूर डोसा। अब कश्मीर में कहाँ से डोसे बनते थे भाई, ये बताओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लिखा मिलेगा कि भाई यहाँ
कश्मीर का मशहूर बिरयानी साउथ इंडिया में चेन्नई में मिलेगी। तो ये सही नहीं है। देश, काल, परिस्थिति, इसके आधार पर यदि कोई भोजन होता है वही पथ्य कारक होता है। मात्रा, जितनी मात्रा हो, कितनी मात्रा होनी चाहिए, भोजन पथ्यकारी बन जाता है। दूसरी उसकी शर्त क्या है कि सुबह, शाम या दोपहर, क्रिया से मतलब होता है कि भोजन बनाते समय रसोई में भाव कैसा था, जो भोजन बना रहा है उस बनाने वाले का भाव कैसा है, किस स्थान पर, भूमि का मतलब होता है किस स्थान पर या किस मौसम में भोजन बनाया जा रहा है और कौन सा भोजन बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे शास्त्रों में ही है बहुत सारी चीजें, तो हमारे नॉर्मल जीवन में ही आता है कि भाई सावन आ जाता है तो दही की चीजें बंद कर देते हैं। ठीक है, कड़ी बंद कर देते हैं। कड़ी के लिए तो कई जगह पे ये प्रचलित है कि भाई यदि सावन में कड़ी खाओगे तो अगले जन्म में गधे बनोगे। इतना ज्यादा उसको रोका गया कि भाई क्यों खा रहे हो, ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे तो मानोगे कि गधे बनने से तो बचोगे, ऐसे नहीं कि गधे ही बन जाएंगे बेचारे। लेकिन उसको इतना प्रोटेक्टेड किया गया है कि भाई दही की चीजें नहीं खानी है। ठीक है, नहीं खानी है बिल्कुल भी। छाछ, दही चीजें तो मत नहीं खानी, उससे बने हुए पदार्थ नहीं खाने, क्योंकि कितने बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उस मौसम में, सावन के मौसम में। सावन के मौसम में सब कुछ उगता है, सब कुछ, जनसंख्या, हर चीज पनपती है। ठीक है, सारा संसार पनपता है। तो उस आधार पे बात की गई है। तो इसलिए क्रिया का भी मतलब, क्रिया बड़ी महत्व है कि कैसा भोजन में किस भाव से भोजन बना रहा है कोई। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ता है। और कोई यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि भाई माँ का भोजन, माँ का भोजन, माँ का भोजन। किसने बोला माँ का भोजन खाना चाहिए? माँ को लगा दो ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके। ठीक है, तो पता चलता है कि तूने कभी माँ का भोजन नहीं खाया इसलिए तेरी बुद्धि ऐसी हो गई। ठीक है, ऐसा पता लगे कि जिसने माँ का भोजन खाया होगा, माँ के हाथ का जिसने भोजन खाया होगा, उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं हो सकती। उसकी बुद्धि और मन कितना पवित्र होगा जिन्होंने माँ का भोजन खाया ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है उस चीज की। तो भोजन में बनाने वाले का भाव कैसा होता है, नौकर का भाव कैसा होगा, खुद का भाव कैसा होगा, माँ का भाव कैसा होगा, पत्नी का भाव कैसा होगा, बहन का भाव कैसा होगा, उन भावों के हिसाब से खाना बनता है। किस मौसम में बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, शरीर का मतलब होता है, देह का मतलब होता है शरीर से। जो भोजन ग्रहण करने वाला है वो किस, कैसे शरीर का है व्यक्ति, वो शरीर का भारी है या हल्का है, उसके हिसाब से भोजन करेगा ना। कितना उसका न्यूट्रिशन चाहिए, कितना उसको डाइट चाहिए। देश से मतलब होता है कि व्यक्ति और समाज दोनों से है। ठीक है, व्यष्टि और समष्टि दोनों तरह से इसका समावेश किया जाता है। तो ये ऐसा संगठन यदि होगा भोजन में, इस तरह का कॉम्बिनेशन, संगठन का मतलब कॉम्बिनेशन, यदि ऐसा कॉम्बिनेशन होता है भोजन में तो वो आहार कैसा होगा? पथ्यकार होगा, हितकर होगा। आहार हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना गाड़ी के लिए ईंधन। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के चला लें या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल के चला लें। और हम तो इसमें सब कुछ डाल रहे हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। ये गाड़ी भी ऐसी है, ये तो सब कुछ डाल रहे हैं इसमें, जबकि बनी किसके लिए है वो भी सब कुछ लिखा गया है। तो यदि आपके ईंधन में खराबी होगी, मिलावट होगी, ऐसी स्थिति में तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारा शरीर भी तो एक गाड़ी बताया गया है ना, भगवान ने बताया कि ये एक व्हीकल है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमको प्रयोग करना है। ठीक भोजन भी उसी तरह से काम करता है। तो आहार के बारे में यही बताया जाता है कि शरीर का हम पोषण करते हैं तो शरीर हमारा पोषण करेगा। यदि आप शरीर का पोषण करेंगे तो मन, बुद्धि, आत्मा को पोषित करता है शरीर। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भगवत गीता में भी आपने देखा है, वर्णन किया है
भगवान ने बताया कि न तो ये योग बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत सोने वाले का सिद्ध होता है, न सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो इसलिए ये तो सम अवस्था में रहने वाले का सिद्ध होता है। तो आहार की शुद्धि से क्या फर्क पड़ता है? आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अंतर्मन की शुद्धि होती है। आहार शुद्ध तो मन शुद्ध, चित्त शुद्ध। तो सारे ज्यादातर यौगिक साहित्यों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो आचार्य शंकर ने भी कहा है कि जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाए वह आहार है। मित मतलब संतुलित, मिताहार मतलब मित, संतुलित आहार मतलब ग्रहण करना। तो इसलिए संतुलित मात्रा में जो ग्रहण किया जाए वो मिताहार है। ऐसा ना हो कि भाई शादी देख ली, फ्री का मिल रहा तो बहुत ज्यादा खा लिया, कि भाई बड़ी मुश्किल से तो आए, एक में 2 साल में तो एक शादी अटेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना खाए ज्यादा, आके बीमार हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बीमार हो गए लेकिन खाया तो ज्यादा, ठीक है। 500 रुपये दे के आया हूँ, 1000 रुपये का खा के आया हूँ। हिसाब लगाएगा प्लेट में कि भाई इतने के रसगुल्ले होंगे, इतने के छोले चावल होंगे, इतने की पूड़ी होगी कि चलो अपना हिसाब पूरा हो गया। 500 का दे के आए, 501 तो कम से कम 1000 का तो खा के आए, 2 को और ले गए साथ में, ठीक है, उनका अलग। तो इस हिसाब से वो पॉजिटिव, मतलब वो उनका प्रॉफिट का सौदा रहा, लाभ का सौदा वो देखते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये ना तो अधिक मात्रा में ले जाना चाहिए, ना ही कम मात्रा में लेना चाहिए। योगियों के लिए बता रहा मैं, संसार में जीने वालों के लिए कि हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो हम समझा भी नहीं सकते। हम सिर्फ योगियों को ही समझा सकते हैं जिनका मन एक्सेप्टेंस की मोड पे चल रहा हो। तो हठ अभ्यास में शरीर को संतुलित रखने के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। और भगवान ने भी महात्मा अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने भी महात्मा अर्जुन को मिताहार के बारे में बताया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवेत दुःखः। दुखों को नाश करने वाला योग तो सिर्फ यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, और यथा योग्य सोने और जागने वालों का सिद्ध होता है। भगवान ये बता चुके हैं, 6 अध्याय में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो युक्त आहार और विहार का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण के हिसाब से, आश्रम के धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो। अर्थात खान पीन की वस्तुएं आपकी खुद की या गलत तरीके से ना ही हो, रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने वाली ना हो, योग साधना में सहायता देने वाली हो। उसी तरह से आपका घूमना टहलना भी उतना ही होना चाहिए जितना आपके लिए आवश्यक हो और हितकारी हो, ठीक है। तो इसलिए मिताहार का जो डिवीजन किया गया है उसमें भी 6 भावों को सम्मिलित किया गया है, और इन भावों को 3 भाग में बांट सकते हैं, मात्रा के दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से और मन स्थिति के दृष्टिकोण से। तो मिताहार का मतलब आप समझ गए होंगे, कम भोजन होना चाहिए और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। गहरण संहिता में भी ये बात की गई है कि शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्धि विवर्जितम भुज्यते सुर संप्रियत्या मिताहार मिम विदुः अन्नेन पूर्य दर्द तो येन तु तृतीयकम उदरस्य तृतीयांश संरक्षे द्वार यु आचरण युचारण, ठीक है। बताते हैं कि शुद्ध हो भोजन, ठीक है, सुमधुर और स्निग्ध भोजन को संतोष पूर्वक आधा पेट भरना और आधा खाली रखना चाहिए। आपको शुद्ध भोजन करना है, सुमधुर जो अच्छा लगे, आंखों को भी अच्छा लग रहा है, मुंह के अंदर जाने में भी अच्छा लग रहा है, स्निग्ध है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि सॉफ्ट है, और उसको कैसे खाना, संतोष पूर्वक खाना है।
अर्थात जब खा रहे हैं कुछ भी तो बड़े मतलब संतोष पूर्वक भाव से खाना है, ठीक है, और आधा पेट भरना है और आधा खाली छोड़ना। इसी को विद्वानों ने क्या कहा, मिताहार कहा है इसको, मिताहार, ठीक है। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से और चौथे भाग को वायु संचलन के लिए खाली रखना चाहिए। अष्टांग योग में भी ऐसे ही परिभाषित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने तृप्तता के भाव को दिया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का तृप्तता का पैमाना अलग अलग है। किसी को कम में तृप्ति हो जाती है, किसी को अधिक भूख लगती है। जैसे भीम को अधिक भूख लगती थी, वो अधिक भूख में तृप्त होते थे। अर्जुन को कम लगती थी या नकुल सहदेव को और भी कम लगती थी, वो कम में तृप्त हो जाते थे। तो कम खाना और अधिक खाने का से तृप्तता का एहसास होता है। अर्थात आपका शरीर के हिसाब से आपका आधा पेट कितना होगा। मान लिया किसी का 8 रोटी का मन है तो वो 4 खाए, ठीक है, और किसी की 4 ही खाने की डाइट ही है तो ऐसा नहीं कि वो 8 खाए, उनका ये भी तो 8 खा रहा है, उसका तो 16 खाने का मन था, वो तो 8 खा रहे हैं। तो इसलिए अपने शरीर को देखना है, अपनी भूख को देखना है, ठीक है। तो मिताहार के अभ्यास से इस गुण को और विकसित किया जा सकता है। यदि आप मिताहार का अभ्यास करेंगे तो जो ज्यादा तेज खाने, ज्यादा भूख लगने वाली, ज्यादा खाने वाले लोग भी, उनका भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, फिर उनको उतनी ही डाइट में पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं आश्रम के अनुसार भोजन में ग्रास अथवा कोर की व्यवस्था की गई है। दर्शनोपनिषद में वर्णन मिलता है कि भाग्य में रखे गए भोजन के 1/4 भाग को छोड़कर भोजन ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। हर प्रदीपिका में भी कहा गया है कि स्निग्ध और मधुर भोजन भगवान को अर्पित करके अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, अर्थात 20%, 25% कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। इसलिए भोजन की मात्रा में व्यक्ति के पाचन शक्ति पर निर्भर करती है और भोजन की मात्रा उस पर निर्भर करती है कि इसकी पाचन शक्ति कैसी है और कितनी उसको भूख लगती है। तो आपको उस हिसाब से अपने मतलब आहार का चयन करना है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं फिक्स किया गया कि भाई इतनी रोटी खानी, इतना सामान खाना। जैसे आजकल डाइटिशियन बताते हैं ना कि भाई 10 ग्राम ये लेना, 50 ग्राम ये लेना, 20 ग्राम ये ले लेना है, 10 मतलब तोल तोल के बताते हैं। भैया तुम उसका शरीर देखो और उसका काम देखो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। यदि किसी मजदूर को भी आप ले जाओगे ना सजा धजा के, अच्छी सी पैंट शर्ट पहना के, और बोल दोगे जी इसकी डाइट बता दो क्या है, थोड़ा मोटा हो गया है, ठीक है, तो मजदूर को वो मार देंगे। सोचो ऐसी कम बता के डाइट, सोचिए। उसको बताओ ना कि मजदूर है, बताओ कि जी बहुत अमीर आदमी है, बस गाड़ी में बैठा रहता है, एसी में बैठा रहता है, ठीक है, तो उसको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, वो बेचारा मजदूरी करने जाएगा तो वहीं बेहोश हो गिर जाएगा, ठीक है। इसलिए मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आयुर्वेद में मैंने एक कथा बताई थी आपको कि जीवक चिंतामणि जी जा रहे थे, खेत में गए, किसान ने खाना खाया और उनको उनके सामने, और ऊपर से 1 लीटर पानी पी लिया। अब वैद्य जी चौंक गए कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो बड़ा तुमने गड़बड़ किया है, इतना पानी क्यों पी लिया एक साथ, तो तुम्हारा भोजन में दिक्कत हो जाएगी पचने में। उन्होंने जी हमको तो नहीं पता था, अब कैसे करें। उन्होंने या तो खाना बीच में पानी थोड़ा बीच में पी लेना चाहिए या पहले पी लेना चाहिए, ठीक है। बाद में पीने से तो मोटापा बढ़ता है और ये होता है, सारी चीजें होती हैं, पाचन क्रिया भी ठीक नहीं रहती तुरंत पीने से, या तो 1 घंटे बाद पी लो। कि अच्छा बीच में तो पी सकते हैं कि हाँ, तो 8 रोटी खाई थी उसने तो 8 और खा ली पानी पीने के बाद, कि लो जी बीच में हो गया अब पानी, पहले मैंने 8 खाई थी, बीच में पानी पी लिया, अब मैंने 8 खा ली, तब तो बीच में हो गया। हाँ बीच में हो गया, लेकिन तेरा कोई मतलब वो नहीं, नुकसान नहीं कभी होगा, तू कैसे भी खा लेगा ना, जैसे कैसे खा लेगा, कैसे पी लेगा, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो व्यक्ति 8 रोटी खा के 1 लीटर पानी पी के उसके ऊपर 8 रोटी खा ले, तो उसकी तो पाचन क्रिया का मतलब वो तो भट्टी लगी हुई है उसके पेट में, ठीक है, जला रही है, भस्म कर रही है।
इसलिए उस निर्भर करता है, वो मेहनत करते हैं, किसान लोग फावड़ा चलाते हैं और निराई गुड़ाई करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनका तो डाइट ऐसी ही होगी। उनको बोल दोगे भैया कम खाओ तो वो तो बेहोश हो गिर जाएंगे। उनके लिए नियम लागू नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए नियम तो लागू हुए हैं जिनके पास सोफे हैं, बढ़िया से डलनप के गद्दे हैं, कोर फ्रीट ऐसे पता नहीं कौन कौन सी कंपनी के आते हैं, और बड़ी लग्जरी में रहते हैं, एसीओ में रहते हैं, उनके लिए नियम है। मेहनत करने वालों के लिए कोई नियम नहीं है। वो तो चलते रहे, बस वो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रख लें, इम्यूनिटी उनकी बढ़िया होती है। कोरोना में झुग्गी झोंपड़ी वाला ना मरा कोई भी, पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहा। मुंबई की धारावी हो, दिल्ली की हो, झुग्गी झोंपड़ियां हो, सब बिना नियम के चले। कोई मास्क नहीं पहनता था, सब बाहर घूमते रहते थे, सब कुछ भी नहीं, वहां कुछ नहीं हुआ किसी को, क्योंकि जितना कोरोना होता है उसके तो कई हजार कीटाणु पहले से खा के पड़े हुए। ठीक है, ये तो सिर्फ उनके लिए है। इसलिए भोजन की मात्रा निर्भर करती है आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, और आपके मतलब जीवन शैली पर। गुणवत्ता की यदि बात करें तो गुणवत्ता होनी चाहिए पथ्यकार, जो पचाया जा सके, और अपथ्यकार ना हो। पथ्यकार वही भोजन है, पथ्यम पथोड पत्नेत पद्य चौक्तम मनसह प्रियम यच्चा प्रियमत पथ्यम च नियतम तन्न लक्ष्येत। अर्थात पथ्य वो भोजन है जो सर्व शरीर के लिए हितकारी हो, जो सारे शरीरों के लिए हितकारी हो, और मन को प्रसन्न करने वाला हो, और आनंद देने वाला हो, साथ ही पांच भौतिक संगठन की दृष्टि से भी सही हो। तो महर्षि चरक ने ऐसे भोजन के कुछ नियम बताए हैं चरक संहिता में, कि आहार को उष्ण और गर्म अवस्था में ही ग्रहण करें। सबसे पहले ठंडा भोजन ना खाएं। आहार को उष्ण और गर्म अवस्था में ग्रहण करें। स्निग्ध हो, अर्थात थोड़ा चिकनाई वाला हो, जिसमें थोड़ा 1 चम्मच तेल हो या घी हो। बेसिकली घी का डालने का विधान है कि यदि आप भोजन बना रहे हैं, चाहे बिना तेल का बनाएं, छोंकने के बनाएं, लेकिन ऊपर से 1 चम्मच गाय का घी डाल लेंगे तो वो सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। घी में छोंक के नहीं खाना, घी को ऊपर से डालना है। छोंक के खाने से घी का बदल जाता है सिस्टम, सैचुरेटेड फैट हो जाता है और ज्यादा बेकार हो जाता है। तो इसलिए घी को चाहे 2 चम्मच डाल लो, कोई गाय का असली देसी घी हो तो आपका फैट भी कम करेगा, आपका जो ओमेगा 3 है वो भी, जो आजकल चल रहा है नाम ओमेगा 3, वो भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो स्निग्ध आहार हो, आहार को उचित मात्रा में ही सेवन करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बताया आपको बीच में, कि पहला भोजन पच जाए तो ही दोबारा भोजन करें। अर्थात जब दोबारा भूख लगे तो ही भोजन करें। अगर दोबारा भूख नहीं लग रही है तो जल्दी से भोजन ना करें। ऐसा नहीं कि चलो समय हो रहा है, समय भी गया है ना, कि समय हो रहा है, चलो 7 बजे से पहले बताया जी, हम तो 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं। अब 7 बजे तो भूख लग नहीं रही और 7 बज गए तो भोजन कर लेंगे। भाई थोड़ी देर बाद कर लेना, आधा घंटे बाद कर लेना, भूख लगने दो। और यदि भूख ही नहीं लगी 8 बजे तक तो क्यों करना, फिर तो सुबह ही करो, सुबह अच्छी सी भूख लगेगी, इसका मतलब शरीर को जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसा भोजन ना करें। पहला भोजन पच जाए अच्छे से, पेट खाली हो जाए, भूख लगनी शुरू हो जाए तो ही भोजन करें। विरुद्ध आहार न करें। विरुद्ध आहार का मतलब किसके साथ क्या खाना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, कैसी चीजों के साथ क्या क्या चीजें खानी है। जैसे कई लोग भोजन के साथ दूध पीते हैं, भाई नमक और दूध का तो बिल्कुल विरुद्ध आहार है, नमक के साथ दूध के कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कई और खान पीन के खाने होते हैं। ठीक है, सब्जियां भी ऐसी होती हैं। तो मिक्स वेज बड़ी पॉपुलर है आजकल। भाई मिक्स वेज तो एकदम विरुद्ध आहार है। उसमें जो जो चीजें होनी चाहिए जिस समय पे जो पचती हैं, अलग अलग पाचन का टाइम है उनका सबका, वो विरुद्ध आहार हुआ। तो इसलिए विरुद्ध आहार ना करें। उपयुक्त स्थान का चयन करें भोजन के लिए, उपयुक्त स्थान पर ही करें, और उपयुक्त यंत्र से ही आहार लें। अर्थात जो आपका खाने के भोजन है वो, ठीक है, वो बर्तन है उनका, बहुत तेजी से भोजन ना करें। ऐसा नहीं कि फटाफट खा के निपटा दें।
काम नहीं निपटाना होता, खाना खाना होता है, भोजन लेना होता है। और बहुत अधिक सुस्त से भी भोजन ना करे कि 2 घंटे लगा दिए बैठे बैठे, ठीक है। शांतिपूर्वक करें, एकाग्रचित होकर भोजन करें और बिना वार्तालाप के, बोले ना कुछ भी, चुपचाप भोजन करें, बोलना नहीं, और खुद का मूल्यांकन के साथ ही भोजन करें। तो इस तरह से चरक संहिता में ये 10 नियम बताए हैं भोजन करने के, भोजन के। और गैरण्य संहिता में पथ्यकारी भोजन के बारे में भी ये कहा गया कि साधक को चावल, जौ का ये योगियों के लिए बताया है गैरण्य ऋषि ने, जो योग में साधना कर रहे हैं उनके लिए बता रहा है, ठीक है। जिसमें बताया गया चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का भूसी रहित स्वच्छ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इनमें भूसा नहीं होना चाहिए, इनको स्वच्छ करा जाए और उसके बाद खाएं। परमल खाएं, परमल, कटहल, कंकोल वो होता है फल, सब्जी होती है, करेला, कुंदस, अरबी, ककड़ी, केला, गुलर, चौलाई आदि का साग भी खा सकते हैं। कच्चे और पके केले के गुच्छे का दंड और उरु का मूल, बैंगन, रिद्धि, कच्चा साग, ऋतु का साग, परवल के पत्ते, बथुआ और हुरहुर का साग भी खा सकते हैं। उस स्वच्छ और मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए और आधा खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ऐसे पदार्थों का वर्णन किया गया। हठ योग में थोड़ा अलग वर्णन किया गया है। हठ योग में भी यही बताया गया कि सुमधुर और स्निग्ध हो भोजन, गाय के दूध से बनी वस्तु हो जो धातु को पुष्ट करती हो, ठीक है, मन के अनुकूल हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। जिसमें योग, उत्तम योग साधकों के लिए चावल, जौ, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, सोंठ, परमल जैसे फल, 5 प्रकार के साग, जीवती, चौलाई, बथुआ, मेघनाथ, पुनर्नवा, मूंग, हरा चना आदि, ऐसे वर्षा का जल, ठीक है। आजकल तो क्योंकि जल प्रदूषण है तो इसलिए वर्षा का जल नहीं पी सकते, लेकिन सर्वोत्तम वर्षा का जल होता था, ठीक है। आजकल तो पॉल्यूशन है ना, इसलिए। तो ये है आपका पथ्यकार भोजन, ठीक है, मतलब इस तरह का भोजन। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं पथ्यकार, क्योंकि आप पथ्यकार में भी थोड़ा विस्तार है, इसको कैसे समझेंगे आप उसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 1 घंटा हो ही गया है। तो समझ गए आप, इस तरह का आहार के बारे में समझ रहे हैं, समय के बारे में समझ रहे हैं, योग, ये आप पूरे डाइटिशियन बन जाओगे, ठीक है। लिखना शुरू कर दोगे डाइटिशियन, आई एम द डाइटिशियन, इतने से ही आप डाइटिशियन बन जाएंगे अच्छे वाले, सोचिए।